पर सबसे पहली चीज है कि भाई डेटा क्या है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स दैट वी गैदर फ्रॉम समथिंग। डेटा मेरे पास क्या है, कलेक्शन मींस बहुत सारी चीजों से मुराद इंफॉर्मेशन होती है या फैक्ट्स हो गए जो कि हम कहीं से गैदर करते मींस कहीं से जमा करते। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, मेजरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, साउंड्स और पिक्चर। अब डेटा जरूरी नहीं है कोई फिक्स्ड फॉर्म में हो, वो नंबर भी हो सकता है, वो मेजरमेंट्स भी हो सकती हैं, वो डिस्क्रिप्शंस भी हो सकती हैं, वो साउंड्स भी हो सकती है, वो पिक्चर्स भी हो सकती है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। हेयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दिए डेटा के। इन साइंस एक्सपेरिमेंट, when you record the temperatures at different time, that temperature values are data। अब जैसे फॉर सपोज मैं एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, और उसमें मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रही हूँ डिफरेंट टाइम्स पे। अब जैसे फॉर सपोज मैंने 2 बजे दोपहर के मैंने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया, ठीक है, फिर मैंने 1 घंटे बाद रिकॉर्ड किया, फिर मैंने 2 घंटे, फिर मैंने 4 बजे किया, 5 बजे किया, 6 बजे किया। तो जो मेरा टेम्परेचर आ रहा है वो मेरा क्या है, वो मेरा डेटा है, ठीक है। उसके बाद if you conduct a survey of your classmates and get to know how many of them like mathematics, it will be called data। अब जैसे सर्वे फॉर्म्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फॉर सपोज अभी उन्होंने एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि भाई एक सर्वे फॉर्म है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आपके कितने क्लासमेट्स को मैथ्स पसंद है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा एक सर्वे फॉर्म है, इसमें से मेरे पास डेटा निकल रहा है। इसी तरीके से और सर्वे फॉर्म हो सकता है जिससे मैं वो पूछ सकते हैं भाई कि आप क्या प्रेफर करते हैं। जैसे फॉर सपोज वो तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी आउटडोर एक्टिविटी प्रेफर कर रही हो। तो उससे क्या होता है, उससे मुझे एक पता चलता है, स्टैट्स पता चलता है, या मुझे एक रेशो पता चलता है कि भाई इतने लोगों को ये चीज पसंद है, इतने लोगों को ये चीज पसंद है। जैसे फॉर सपोज 40% लोगों को क्रिकेट पसंद है और 50% लोगों को पसंद है फुटबॉल, और बाकी के जो 10% है उसको दोनों पसंद है। तो दिस इज कॉल्ड डेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। मूविंग ऑनवर्ड, अब डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। Data analytics refers to the process of carefully examining and studying data to identify patterns, draw conclusion, or make the data meaningful। प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले केयरफुली एग्जामिन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, जो भी डेटा मेरे पास है, ठीक है। मैंने डेटा को आइडेंटिफाई किया, एग्जामिन किया, किस लिए, ताकि मैं उसमें से आइडेंटिफाई कर सकूं पैटर्न्स को, ठीक है। अगर कोई रिपीटिंग पैटर्न्स है उन सबको कंक्लूजन्स मींस एंड रिजल्ट बना सकूं, और उसके साथ साथ अपना डेटा को मीनिंगफुल बना सकूं। तो ये सब क्या आता है, ये सब डेटा एनालिटिक्स में आता है। इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल और रिट्रीविंग मीनिंगफुल रिजल्ट्स फ्रॉम द गिवन और कलेक्टेड डेटा। अब डेटा एनालिटिक्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे पजल है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको एग्जामिन करते हैं, हम उसको देखते हैं कि भाई इसका शेप, जैसे फॉर सपोज हर पजल का अपना शेप होता है, तो ये किधर फिट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें उसके उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि भाई कि अगर हम फिर उसमें से क्या करते हैं, हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो वो फिर हम किस में से निकालते हैं, अपने गिवन डेटा या फिर कलेक्टेड डेटा में से। To analyze data, you use mathematical calculations, statistical techniques, charts और other tools to understand of data। अब भाई डेटा को एनालाइज करने के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम स्टैट्स की टेक्निक यूज कर सकते हैं, हम चार्ट्स यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी डेटा को यूज करते हैं। जैसे फॉर सपोज एक तरीका होता है ग्राफ्स, ठीक है, जैसे बार ग्राफ होगा, ये सब तरीके। तो बार ग्राफ जैसे पॉपुलेशन रेट होती है, हम वो किसके थ्रू करते हैं, ग्राफ के थ्रू,
ठीक है। अब मैंने वजह से फॉर सपोज मैं मेजर कर रही हूँ कि भाई 2015 से लेके 2025 में कितनी पॉपुलेशन रेशियो में फ़र्क आया, लेकिन सिंस 2015 में कितनी थी, 16 में कितनी थी, 17 में कितनी थी। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं स्टैट्स के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज कर रही हूँ कि भाई 15 में इतना था, 16 में कितना बढ़ा, जैसे फॉर सपोज 2% बढ़ गया, उसके बाद 17 में कितना बढ़ा, और आते 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 मैं 25 अपने करंट ईयर तक देखती। तो ये क्या कर रही हूँ, ये मैं अपने ग्राफ के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज कर रही हूँ कि भाई इतना रेशो में मेरा फर्क आए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रिकॉर्डिंग आवरली टेम्परेचर डेटा इन साइंस एक्सपेरिमेंट यू कैन क्रिएट अ ग्राफ टू सी हाउ इट चेंज ओवर टाइम। एग्जैक्टली सेम चीज जो मैंने अभी बोले, जैसे अभी हमने ऊपर क्या किया था, हमने डिफरेंट टाइम पे टेम्परेचर निकाला था, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर था वो मेरा डेटा था। अब अगर मुझे ये देखना है कि जैसे फॉर सपोज 2 बजे से लेके 8 बजे तक की टाइम ड्यूरेशन में एवरी आवर में कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, वो मैं ग्राफ के थ्रू दे सकती हूँ, ठीक है। फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यू ड्रॉ और कंफ्यूजन दैट इट गॉट वार्मर एज द डे वेंट ऑन, दैट इंफॉर्मेशन विल बी रिजल्ट ऑफ योर डेटा एनालिसिस, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई इन दी एंड, अब मैंने ग्राफ बना लिया, अब मेरा एंड ऑफ कंक्लूजन मींस मेरा कोई रिजल्ट भी तो होगा, कि अब मेरा रिजल्ट क्या है कि जैसे जैसे डे गुजर रहा था तो वो वार्मर होता गया। अब ये मेरे पास क्या हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया। जो मैंने पॉपुलेशन वाला बताया था उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई 2025 तक हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो हुई है वो फॉर सपोज 10% ग्रो हुई है एज कम्पेयर टू 2050। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एंड कंक्लूजन या मेरा ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है। Therefore, data is the information we collect and data analytics is the way we observed. अब ये चीज जरूरी है कि डेटा जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने निकाली है, मैंने कलेक्ट करी है, ठीक है। और डेटा एनालिटिक्स क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किस लिए किया, ताकि मैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकूं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मींस वो न्यूमेरिक वैल्यू में भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है। डेटा साइंस, ठीक है। अब डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस रिफर्स टू एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स दैट यूजेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज डेटा एंड टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इंसाइट ऑफ फ्रॉम इट। अब डेटा साइंस हमारे पास एक फील्ड होती है, ठीक है। जैसे फॉर सपोज मेरे पास कंप्यूटर साइंस एक फील्ड होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड होती है, तो डेटा साइंस भी एक फील्ड है। अब डेटा साइंस वाली फील्ड में हम क्या करते हैं, क्या है कि भाई हम मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग मींस हम प्रोग्रामिंग स्किल्स के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉलेज या हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इट इज लाइक अ पाइप होल फ्रॉम डेटा टू इनसाइट्स। मीन्स क्या है कि भाई हम डेटा में तो मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है, ट्रैश भी हो सकता है, काम का काम भी नहीं हो सकता। उसके थ्रू मैं अपनी इनसाइट मीन्स अपनी इंपॉर्टेंट या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जा रही हूँ। दिस इनसाइट और नॉलेज इज यूज टू फाइंड पैटर्न्स इन द डेटा। इस इनसाइट या नॉलेज के थ्रू मैं क्या करती हूँ, मैं पैटर्न्स ढूंढती हूँ अपने डेटा के अंदर।
The result drawn can be used for making informed decision to solve real life problem, medical education, scientific research and businesses. अब जो मैंने रिजल्ट ड्रॉ किया है उसके थ्रू मैं इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकती हूँ रियल लाइफ प्रॉब्लम में बहुत सारी फील्ड्स में। जैसे फॉर सपोज अगर हमने एक ग्लोबल वार्मिंग का मैंने बनाया है एक ग्राफ, ठीक है, कि मैंने देखा कि 2020 से लेके 2025 तक कितनी ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज आया है और उस वजह से क्या अफेक्ट होते हैं। तो मैंने अपना ग्राफ बनाया कि 2025 में इतनी ग्लोबल वार्मिंग या इतना वो था हाई, फिर और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई 2025 में कितना हो रहा है, कितना बढ़ा है या कितना कम हो रहा है। ये तो मुझे ग्राफ देखने के बाद ही पता चलेगा कि भाई अगर कम हो रहा है तो क्या है या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो वेल एंड गुड, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट नाइस, ठीक है। तो अगर कम हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि भाई हम उसको और कैसे कम कर सकते हैं। अगर एक मॉडरेट लेवल पे वो कम हुआ है तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि वो बॉर्डर लाइन पे है, तो एट अ टाइम वो इंक्रीज ना हो जाए। तो इसलिए हमें उसको और कम करने की जरूरत है। लेकिन फॉर सपोज अगर वो बॉर्डर लाइन से अबव है थोड़ा सा भी या थोड़े से ज्यादा भी, तो हमें ये देखना होगा कि भाई मैं इसको सही कैसे कर सकती हूँ या मैं ऐसी कौन सी चीजें लाऊं कि मेरी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मैं अपना रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ या मैं डिसीजंस मेक कर रही हूँ कि भाई ये वाली स्टार्ट से मुझे पता चल रहा है कि भाई हाँ इतनी चीजों में इजाफा हो गया, तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल। आगे है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, थ्योरीज एंड एल्गोरिथम्स। अब डेटा साइंस तो है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, थ्योरीज होती हैं और एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड डेटा साइंस एंड मेक इट्स प्रोडक्टिव यूसेज। फॉलोइंग आर सम की कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट दैट ले टू द फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस। अब अगर हमें समझना है कि डेटा साइंस होता क्या है, अभी हम उसके की कॉन्सेप्ट या कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं जो कि क्या होती है, जो फाउंडेशन बनाती है डेटा साइंस की, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास है डेटा। अब डेटा तो हम ऊपर से पढ़कर आए मगर उन्होंने फिर से, क्योंकि डेटा साइंस में बहुत जरूरी चीज है इसलिए बता दिया। एज मेंशन्ड अर्लियर, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है। अब डेटा मेरे पास बहुत ऑब्जर्वेशन हो गई, फैक्ट्स हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे फॉर सपोज अगर मैं पॉपुलेशन वाला ग्राफ बना रही हूँ तो मुझे बहुत सारी जगहों से देखना पड़ेगा कि भाई 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी, क्योंकि हो सकता है मैंने एक वेबसाइट से निकाला तो वो मुझे लग रहा है कि भाई इतनी कम तो नहीं हो सकती। मैंने काफी सारी जगहों से निकाला कि 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी, फिर जाके मैंने मैच किया कि भाई हाँ इतनी, मुझे लाइक इन सेंस एक मेरे बीच में रेंज आ रही होगी तो वो सही है। या फिर मैं कोई एक ऐसी कंफर्म सोर्स से निकालूं जो कि रिलायबल, ठीक है। दिस डेटा कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मेजरमेंट्स, वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन और इन ऑडियो और वीडियो फॉर्म। अब ये किसी भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, नंबर्स हो गई, मेजरमेंट्स हो गए, वर्ड्स हो गए, ऑब्जर्वेशन, इस सब तरीके। इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डेटा विच इज द फॉर्म और टेबल और अनस्ट्रक्चर्ड अनप्रोसेस्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो टू इट्स पीडीएफ फाइल। अब एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिससे हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। और एक मेरे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि मेरे पास ऑडियोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, ट्वीट्स होती हैं, ये सब चीजें, ठीक है। आगे है मेरे पास डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट इज अ स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा यूजली एसोसिएटेड विद अ यूनिक बॉडी ऑफ वर्क। अब डेटा सेट जो है वो मेरे पास क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा या प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक बॉडी ऑफ वर्क से कनेक्टेड होता है। This collection of data is related to each other in some way. For example, a collection of brain CT scans of tumor patient is data set which can be used to evaluate certain patterns or trend common in the entire data set. ठीक है। अब जो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है डेटा सेट की, उसके अंदर सिमिलैरिटीज होती है या वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि उन्होंने कलेक्शन करी, जैसे फॉर सपोज 5 पेशेंट्स के सीटी स्कैन्स की कलेक्शन करी जिनके पास ब्रेन ट्यूमर था। अब क्योंकि उनके पास सेम बीमारी थी तो उनके पास एक सेम सिम्टम्स होंगे या सेम कोई इश्यूज होंगे जो कि वो एक पैटर्न निकाल सकते हैं। तो जिससे उन्होंने पैटर्न को ऑब्जर्व किया है और फिर उन्होंने वो एक सर्टेन पैटर्न को इवैल्यूएट करके ये बता दिया कि भाई अगर फॉर सपोज आपके पास ये सिम्टम्स हैं तो आपके ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो उन्होंने उस डेटा सेट से उन्होंने क्या निकाला है, एक पैटर्न निकाला कि भाई फॉर सपोज पेशेंट ए को ये 4 चीजें थी, पेशेंट बी को भी 5 चीजें थी, एक थोड़ी अलग, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक सर्टेन पैटर्न निकाला इसमें।
Statistics and possibilities. Statistics is the analysis of the frequency of past events and probability is to predict the likelihood of future events. Statistics होता है जब हम देख रहे होते हैं अपने past events को, ठीक है, लेकिन जो probability होती है वो हम predict कर रहे होते हैं अपने future events को. सही है. दोनों का फर्क याद रखना जरूरी है क्योंकि statistics और probability में फर्क होता है. आगे मेरे पास है data scientists use statistics and probability to find patterns and trends in the data. Data scientists क्या करते हैं कि भाई वो statistics और probability के थ्रू पैटर्न निकालते हैं और ट्रेंड्स. जैसे फॉर सपोज मैंने statistics के थ्रू अपने पास्ट इवेंट्स को ऑब्जर्व किया और मैंने probability निकाली कि भाई फ्यूचर इवेंट्स में ये सब हो सकता है, मगर वो एक probability है लेकिन उसके चांसेस कुछ होंगे. जैसे फॉर सपोज इसके 25% चांसेस है कि ये चीज हो जाए, ठीक है, तो वो एज अ प्रोबेबिलिटी होती है लेकिन उस पर फोकस करना भी जरूरी होता है. आगे है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेटा साइंस विच हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइज द मॉडल परफॉर्मेंस एंड interpret huge complex data into simple and clear solution for decision making. अब मैथमेटिक्स क्या करती है, इसमें सबसे पहली चीज हमें हेल्प करती है सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑप्टिमाइज करती है परफॉर्मेंस को वो, और वो क्या करती है, वो ह्यूज कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करती है, कन्वर्ट करती है सिंपल और क्लियर रिजल्ट्स में ताकि हम आसानी से डिसीजन बना सकें. आगे मेरे पास है मशीन लर्निंग. Machine learning is a branch of artificial intelligence and computer science which emphasizes on the use of data and algorithm to imitate human learning by computers. हमने पढ़ा था कि भाई कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें. क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग में हमने क्या बोला कि भाई एक तो पहली चीज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि क्या करती है, वो डेटा को यूज करती है और उसके एल्गोरिथम को, ताकि वो जो कंप्यूटर्स है वो ह्यूमन की तरह सोचे या ह्यूमन की तरह काम करें, उसका सॉल्यूशन निकाले. तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग में था. अगला है मेरे पास डीप लर्निंग. डीप लर्निंग क्या है, इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद एम्फसाइजेस ऑन द सिमुलेशन और इमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिहेवियर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. अब डीप लर्निंग एक काइंड ऑफ सबसेट है, मींस जैसे फॉर सपोज मशीन लर्निंग है उसी के अंदर डीप लर्निंग आता है. डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन्स का बिहेवियर होता है वो हम आर्टिफिशियल मींस के थ्रू अपने रोबोट्स या कंप्यूटर्स में डालें, तो ताकि जैसे कंप्यूटर जैसे जैसे ह्यूमन सोचता है या ह्यूमन काम करता है, ह्यूमन का ब्रेन बिहेवियर होता है, वो हम किसी कंप्यूटर या किसी मशीन पे इम्प्लीमेंट करें. अगला है मेरे पास डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग इज द सबसेट ऑफ डेटा साइंस विच प्राइमरीली फोकस ऑन डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस. ठीक है, अब जो डेटा माइनिंग है वो एक सबसेट है डेटा साइंस का. उसमें हम किस में फोकस करते हैं, हमने पढ़ा था कि भाई हमने एक सर्टेन पैटर्न ढूंढते हैं. जो हमने सीटी स्कैन वाली एग्जांपल देखी थी, हमने उसमें देखा था कि भाई हमने उनके कॉमन सिम्टम्स देखे थे या हमने पैटर्न निकाला था, कॉमन पैटर्न. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स होते हैं. द यूसेज ऑन techniques and tools is limited in data mining as compared to data science. अब जो टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते हैं डेटा माइनिंग में वो लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू डेटा साइंस. तो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा साइंस ज्यादा बेहतर या ज्यादा उसमें ज्यादा चीजें यूज हो सकती हैं एज कम्पेयर टू डेटा माइनिंग. डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशन. अब डेटा विजुअलाइजेशन क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे डेटा की. अब उसमें टाइप्स होती है, जैसे चार्ट्स हो गए, प्लॉट्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए, एनिमेशन हो गए. These visuals display of information communicate complex data relationship and data driven insights in a way that is easy to understand. अब हमने एक बात नोटिस करी होगी कि भाई जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा आसान होती है समझने के लिए, क्योंकि अब डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो समझना मुश्किल होगा. लेकिन अगर मैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो वो क्या होगी, वो मेरे लिए आसान हो गई. अब मैंने फॉर सपोज मेरे पास बहुत सारे पॉपुलेशन के इतने सारे नंबर है, मैं मिक्स हो रही हूँ कि भाई किस में क्या हो रहा है, किस में क्या पैटर्न है. मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया कि भाई 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में मैंने ग्राफ बना दिया उनका, और फिर मैंने उससे क्या हो गया, मेरे लिए
लिए आसानी हो गई, ग्राफ पढ़ना मेरे लिए एज कंपेरेटिवली आसान होता है कि भाई हाँ ये वाले में इतनी इंक्रीज हुआ, इसमें इतना इंक्रीज हुआ, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली वो इजी होगा। ठीक है, आगे है मेरे पास बिग डेटा। बिग डेटा रिफर्स टू हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब हमें बिग डेटा से ही समझ आ रहा है कि भाई वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। डेटा साइंटिस्ट यूज बिग डेटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डेटा सेट्स टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ज्यादा बड़े बहुत सारे डेटा को लेकर उसमें से पैटर्न ढूंढते हैं एक डेटा सेट में से, ताकि उनके पास एक एक्यूरेट आंसर आ जाए और एक रिलायबल रिजल्ट आ जाए। ठीक है, The huge size of data provides more opportunity for machine learning and provides better result. अब उससे क्या होता है कि भाई एक तो पहली चीज हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती है मशीन लर्निंग की, और हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मेरे पास डेटा होगा उतने ज्यादा मैं देख सकती हूँ कि भाई कितने कॉमन पैटर्न्स मेरे पास निकल रहे हैं। क्या आगे है मेरे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज द यूज ऑफ डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है कि भाई हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके अपने पास्ट के इवेंट्स को देखते हो। जैसे फॉर सपोज हमने देखा था, अगर मैं फॉर सपोज 5 साल पहले की बात करूँ, ठीक है, 2022 में मैंने ये देखा कि भाई मैंने प्रेडिक्ट किया कि 2025 में मेरे पास ये हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक टाइप ऑफ प्रिडिक्शन करी है अकॉर्डिंग टू माई हिस्टोरिकल डेटा। सही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, it is the study of interaction between humans। ठीक है, it is an interaction between humans, language and computers। हाँ सॉरी, it is a study of interaction between human language and computers। This the common users of NLP are chatbot, language translators and sentimental analysis। अब ये क्या होती है, ये एक इंटरेक्शन होती है ह्यूमंस और ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर्स के। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो अभी के कंप्यूटर्स हैं उनको क्या समझ आती है, उनको वैसे जो पहले अभी कंप्यूटर्स हैं उनको मशीन लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको क्या समझ आए, उनको समझ आए NLP, नेचुरल लैंग्वेज। ये हमने पढ़ा था आई गेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमने पढ़ा था कि भाई हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको नेचुरल लैंग्वेज समझ आए। जैसे अब हमारे पास चैट बॉट्स हैं, हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस है, ये सब किसके थ्रू होता है, ये नेचुरल लैंग्वेज को समझ आते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस इज यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेंटिमेंट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने हमें क्या बता दी है, उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे फॉर सपोज वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में यूज हो सकती है, अगर हमें कोई प्रिडिक्ट करना हो फ्यूचर इवेंट, या फॉर सपोज हमें ये प्रिडिक्ट करना हो कि 5 साल हमारा अर्थ में क्या होगा, वो सब। ठीक है, मशीन लर्निंग में हो सकती है, डेटा विजुअलाइजेशन में हो सकती है, सेंटिमेंट एनालिसिस में हो सकती है, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब चीज़ों में यूज होती है। ठीक है, अ बिजनेस प्रॉब्लम इज अ गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, it is a desired action or series of action to achieve an objective। Various business problems can be solved through data science। some of them are as follow। अब भाई बिजनेस प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बिजनेस प्रॉब्लम वो होती है जो कि गैप होता है बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अ सिचुएशन। जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक कंपनी है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी कंपनी को कोई $10 मिलियन की कंपनी बनाऊं, तो वो एग्जिस्टिंग और डिजायर स्टेट के बीच में एक गैप है। अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेट में मेरी कंपनी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं जो चाह रही हूँ वो ज्यादा का है। ठीक है, अब मैं अपने बिजनेस को या मैं अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ डेटा साइंस के थ्रू। ठीक है, अब उसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। टू डिसाइड द बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स एयरप्लेन। अब भाई अब हमने बेस्ट रूट निकाल सकते हैं, अगर मुझे अपने गुड्स को शिप करना है
या अपने पैसेंजर प्लेन्स को चलाना है, टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट अमंग मैनी विच वन टू बाय ए और बी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमारा जो अगला टॉपिक वो है बिजनेस प्रॉब्लम and data science. Data science can be applied to various businesses after analyzing the available data. Some of them are डेटा साइंस में हम क्या करते हैं कि भाई जो भी मेरे पास डेटा होता है उसके अंदर से मैं अपना मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि भाई डेटा साइंस हम बहुत सारे बिजनेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेरे पास है इंडस्ट्री। Data science can be used to make data-driven decisions by analyzing historical data and predicting future trends. It can also help in effective marketing and improving quality control. इंडस्ट्री में वो कैसे यूज किया जा सकता है कि भाई जो मेरे पास अपना मैं अपने डेटा ड्रिवन डिसीजन से क्या मुराद है, ऐसा डिसीजन जो मैंने अपने डेटा के थ्रू लिया हुआ है, ठीक, उसको मैं डेटा ड्रिवन डिसीजन बोलूंगी। तरीके से बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है, तो जो पहले पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं उस डेटा को देखते हुए मैं क्या करी हूँ, मैं अपना फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करी हूँ या अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करी। ठीक है, अब उससे क्या हो सकता है भाई, उससे मैं अपनी मार्केटिंग भी इफेक्टिव बना सकती हूँ। जितनी अच्छी मेरी मार्केटिंग होगी उतना अच्छा मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, और उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल पे भी हम चेक रख सकते हैं। अगला है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, डेटा साइंस स्किल्स कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड forecasting of particular goods in particular social groups, communities and demographics। इसका क्या मतलब है, डेटा साइंस स्किल्स कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड फोरकास्टिंग। अब हो सकता है कि भाई हमने डेटा साइंस के थ्रू हमने ये देखा है कि भाई हमें कौन सी इन्वेंट्री या कौन से पर्टिकुलर ग्रुप्स हमारी किस जगह में ज्यादा सेल हो रहे हैं, तो हम उस जगह पे ज्यादा शोकेस करें। जैसे फॉर सपोज अगर सोशल ग्रुप्स है या अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं वो चीजें ज्यादा उस पे शोकेस करूंगी या वो चीजों को ज्यादा दिखाऊंगी जो कि मोर पॉपुलर है। ठीक है, जो कि आई कैचिंग है, लाइक ज्यादा लोग उस वक्त उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, आगे मेरे पास है लॉजिस्टिक कंपनीज। These companies can apply data science for their route optimization, demand forecasting, real-time tracking, load balancing, carrier selection, cost reduction, and global trip optimization। ये किस में यूज कर सकते भाई, जो वो रूट है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप चीजें भेजते हो तो आपको रूट देखना होगा कि भाई किस में मुझे कम खर्चा लगेगा वो। ठीक है, उसके साथ साथ रियल टाइम ट्रैकिंग के भाई आप जो भी गुड्स भेज रहे हो उसकी ट्रैकिंग आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि वो किस वक्त किस लोकेशन पे। ठीक है, सेक्शन है कॉस्ट रिडक्शन है। कॉस्ट रिडक्शन में कैसे कर सकती हूँ कि भाई मैंने ये देखा कि कौन सा रूट मेरे लिए सबसे बेस्ट है। जैसे फॉर सपोज मैं बाय प्लेन भेज सकती हूँ गुड्स को, बाय सी भेज सकती हूँ। अब जो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली है, मैं वो काम करूंगी। ठीक है, और ग्लोबल ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन मींस कि जैसे अगर फॉर सपोज मैं ट्रेड कर रही हूँ बिटवीन टू कंट्रीज, तो मुझे ये देखना होगा कि भाई जिस कंट्री को मैं भेज रही हूँ वो मेरे लिए कितनी चीजें मुझे रिवर्स में दे सकती है, या वो मुझे कितना प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, या अगर फॉर सपोज अगर मैं किसी से खरीद रही हूँ तो मुझे क्या चीजें मिल रही हैं, कितने फायदे में मिल रही है, और वेयर एज अगर मैं किसी और कंट्री से लूँ तो वो मेरे लिए कितना फायदेमंद है। ठीक है, अगला है स्टॉक मार्केट। डेटा साइंस नीड्स एंड टूल्स कैन बी हेल्पफुल इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस, वॉलेटिलिटी प्रिडिक्शन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग, मार्केट सर्वेलेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। जो स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है कि भाई उसमें आपको ये देखना होता है, ये होता है भाई आपका गिर भी आपका बढ़ भी सकता है वाली बात है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ऑलगमेटिक ट्रेडिंग हो गई कि भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे वॉलेटाइल प्रिडिक्शन कि भाई आप प्रिडिक्ट करो कि इस वक्त वो गिरेगा या कम ज्यादा होगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप अपना पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस करते हो कि भाई इस कंपनी में अभी इतने शेयर इस वक्त में इतने गिरे हैं, कितने गिर सकते थे, कितने नहीं गिरे हैं, वो सब। ठीक है,
और इसमें एक और चीज भी होती है हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या हम किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास एक रिस्क फैक्टर हमेशा होता है, तो वो भी हम उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। ठीक है।